यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेली टारगेट। यहाँ पर एमसीक्यूज देखेंगे हम लोग। डे नंबर कल हम लोग ने यहाँ पर देखा था 24, ठीक है। टॉपिक आपको दिए थे 24 के, और आज हम लोग यहाँ पर 24 जो डे है इसका हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। जो आपको टारगेट यहाँ पर दिए गए थे उसके एमसीक्यूज यहाँ पर होंगे, ठीक है। जो जो भी यहाँ पर टॉपिक थे उसके एमसीक्यूज यहाँ पर होंगे। एक आपका हिस्ट्री का और आपका जो इकोनॉमिक है उसका, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आज डेट 9 मार्च है और आपका जो डे नंबर 25 टारगेट है वो मैं सुबह दे चुका हूँ, वो भी रिवीजन का है आज आपका, ठीक है। यहाँ से डे 24 का हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। आते हैं, और कल जो हम लोग रिवीजन करेंगे अगला वो 25 होगा, डे 25 उसका हम लोग रिवीजन के एमसीक्यूज करेंगे वो भी, राइट। आते हैं आज वो देखो जो टारगेट मैंने सुबह टारगेट दिया है वो आपको कवर करना है, ठीक है। टारगेट आपको कवर करना है जो सुबह मैंने आपको दिया है वो भी क्या, देखो कुछ नया नहीं दिया मैंने आज सुबह करने के लिए। वो आपको क्या दिया मैंने कि जो टारगेट हम लोग ने कर चुके हैं 16 से लेकर 24 तक उसका रिवीजन हम लोग क्या करते हैं 15, 25, 35 ऐसे करके रिवीजन करते हैं हर 10-10 दिन में, ठीक है। तो उसका रिवीजन है पूरा, और रिवीजन करके आपको स्लॉट के हिसाब से आपको बना रखा है कैसे कैसे आपको चीज़ें कवर करना है, वैसे आपको कवर करना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत विचार करना है। 1991 से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता लाइसेंस राज और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व थी। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक लाइसेंसिंग राज था और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व देखा गया था। सेकेंड बात है उदारीकरण के अंतर्गत सभी औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। ये बात गलत है, क्योंकि इसके लिए अधिकांश उद्योगों में इसके लिए लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी, लेकिन शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन उसके विशिष्ट क्षेत्रों के लिए इसे बरकरार रखा गया था। ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से इसमें वैश्वीकरण के हिस्से के रूप में आयात शुल्क में कटौती की गई और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोला गया। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें वैश्वीकरण के तहत आयात शुल्क घटाए गए थे और एफडीआई के द्वार खोले गए थे। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों के निजीकरण के संबंध में विचार करना है। विनिवेश रणनीतियों के उपयोग सरकारी उपक्रमों में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहली बात। दूसरी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, नवरत्न और महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अधिक स्वायत्तता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि महारत्न और नवरत्न का दर्जा सार्वजनिक उपक्रम जो पीएसयूज होते हैं उनको वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कर सकें। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर दूसरे का 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, मतलब सी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन 3 आते हैं औद्योगिक नीति 4.0। इसके बारे में कल मैंने औद्योगिक नीति को लेकर के टॉपिक में दिया हुआ था ना, काफ़ी अच्छा टॉपिक था, है ना। और देखते हैं इसमें ये नीति उद्योग, स्वचालन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को और संक्रमण पर केंद्रित होगा। पहली बात। तीसरे का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये क्या होगा, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नीति चौथे औद्योगिक क्रांति के अनुरूप स्वचालन मतलब IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल परिवर्तन पर आधारित होगी। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नियामक का बोझ कम करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य होगा। सेकेंड बात करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और विनियामक प्रथाओं को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। दोनों बातें सही है, सी। क्वेश्चन 4 MSME क्षेत्र की नई परिभाषा 2020 के संबंध में विचार करना है। MSME का वर्गीकरण अब केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश के पुराने मानदंड पर आधारित होगा। पहली बात गलत, क्योंकि यहाँ पर पुरानी परिभाषा केवल निवेश पर आधारित थी, लेकिन नई परिभाषा में इसे चेंजमेंट किए गए। नई परिभाषा में निवेश इन्वेस्टमेंट के वार्षिक टर्नओवर के कंपोजिट क्राइटेरिया जो था उसको अपनाया गया है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर MSME का वर्गीकरण निवेश, इन्वेस्टमेंट और वार्षिक टर्नओवर जो होता है वो दोनों के संयुक्त जो कंपोजिट होते हैं उसके मानदंड के आधार पर किया जाएगा। पहला गलत होगा, ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 5 MSME क्षेत्र की सहायता हेतु महत्वपूर्ण पोर्टल के बारे में विचार करना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन MSME के लिए पंजीकरण की एक जटिल कागजी प्रक्रिया होती है। पहली बात 5वें का गलत है, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सरल, पूरी तरह से ऑनलाइन और कागज रहित प्रक्रिया है जो जटिल नहीं है। कैंपेन पोर्टल ये शिकायतों के लिए निवारण को MSME की सहायता के लिए एक
आधुनिक सूचना प्रणाली थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये पोर्टल एमएसएमई की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें सहायता देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये बात करेक्ट। देखो यहाँ पर कहीं कहीं इसका जो लिखा है कैंपेन, या कहीं कहीं पर इसका चैंपियन भी दे रखा है ना, कहीं कहीं कैंपेन दे रखा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे कैंपेन ही होगा शायद से। ठीक है, तो सेकेंड बात इसका करेक्ट है। तीसरा, रैंप स्कीम एमएसएमई के प्रदर्शन के लिए गति और उसे बेहतर बनाने के लिए वैश्विक बैंक समर्थित कार्यक्रम होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर आपका होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ से आंसर होगा 2 कथन यहाँ से सही है। क्वेश्चन 6 यहाँ से एमएसएमई क्षेत्र चुनौतियों के समाधान के संबंध में विचार करना है। ट्रेड जो आपके रिसेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एमएसएमई को यहाँ पर ऋण क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। पहला, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेड्स हैं, मंच होते हैं एमएसएमई के, इसको नगद प्रवाह लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। औपचारिकरण और क्लस्टर विकास को एमएसएमई की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रमुख उपाय के रूप में देखते हैं। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्लस्टर विकास की औपचारिकता और उनकी उत्पादकता को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। दोनों बातें सही है, सी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 7वां नंबर है 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के प्रभाव के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को। इसमें बोलता है कि हाँ, नई औद्योगिक नीति ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम प्रावधानों में ढील दी है। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर 1991 की नीति ने औद्योगिक नीति में एमआरटीपी अधिनियम की प्रतिबंधात्मक प्रावधान को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया है या ढील दे दी है। ठीक है, सही बात है। सेकेंड, सुधारों के बाद औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये बात गलत है, क्योंकि सुधारों के बाद औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी थी और उसमें गिरावट नहीं देखी गई है। ये बात गलत हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट सेक्टर में देखे गए थे। तो क्या होगा? 1 यहाँ से करेक्ट है, सेकेंड बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को लेकर के योजना, पहल और यहाँ पर संबंधित क्षेत्र। पीएम मित्र बोला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क, क्या होगा? देखो, जो पीएम मित्र है ये आपका हो जाएगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क। ये बोला है कि औद्योगिक गलियारा और यहाँ पर लॉजिस्टिक डेटा एकीकरण। देखो, पहले का 1 करेक्ट है। एनआईसीडीसी जो है कॉरिडोर औद्योगिक गलियारे, ये भी बात करेक्ट होंगी। तीसरा, यूएलआईपी लॉजिस्टिक डेटा एकीकरण करने के लिए होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम सिंपल सा मैंने सामने दे रखा है कि आपको ढूंढना ना पड़े ज़्यादा, है ना। ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपने देखो क्वेश्चन बताओगे कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए आपके। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपके शायद आज 40 क्वेश्चन है, 40 में जितने भी आपके सही होंगे यहाँ पर आप भरोगे अपना। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निवेश मॉडल के संबंध में विचार करना है। मॉडल और यहाँ पर इसकी विशेषता दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखते हैं। इसमें बोला है कि निवेश का जो मॉडल है, हाँ, पहला है ईपीसी, एचएम, एनएमपी। अपने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, ईपीसी जो है ये पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित होगी। ईपीसी मतलब 2। एचएम होता है 40% सरकार, 60% निजी प्रवर्तक। ठीक है, उसके बाद एनएमपी पुरानी संपत्ति से धन जुटाना। 213 आंसर होगा बी, 213। आगे आते क्वेश्चन नंबर 10, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा 7 इंजन में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर संचार तकनीकी, इसका करेक्ट आंसर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका सही आंसर होगा। क्योंकि पीएम गति शक्ति के तहत 7 यहाँ पर जो इंजन इसके है ना वो दे रखे हैं, जिसमें से सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब शामिल है इसमें। ठीक है, इसमें तकनीकी जो है संचार तकनीकी शामिल नहीं किया गया है। तो 1, 2 यहाँ से डी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगर पूछता सही किसने है तो एक बी, मतलब ए, बी और डी करेक्ट होता, सही पूछता तो। क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति एनएलपी का प्राथमिक लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 14% से घटाकर कितना करना है? आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर, ये करना है
सोचना है आपको कितना होगा आंसर इसका। करेक्ट आंसर कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8% करना है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट को जीडीपी से लगभग 14 से घटाकर वैश्विक मानकों के बराबर 8% तक लाना है। ठीक है, बहुत लोग का गलत होगा ये वाला क्वेश्चन, देखना किसका सही होता है। अगर टॉपिक डीप में पढ़ा होगा तो नहीं गलत होगा ये। क्वेश्चन नंबर 12, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के निवेश के लेकर कुल कितना अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर ये बी 111 लाख करोड़। ठीक है, एनआईपी को लगभग बुनियादी ढांचे को लेकर विकास के लिए 111 लाख करोड़ का निवेश का अनुमान यहाँ पर लगाया गया, लेकिन यहाँ पर अभी अनुमान सिर्फ लगाया गया है, अभी यहाँ पर इसमें निवेश किया नहीं गया है, ध्यान रखना है। आगे आता है, यूपीएससी यहाँ से घुमाएगा डेटा को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है? इसमें सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है, ये पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर निर्भर है। इसमें ऊपर मैंने बताया था आपको, जिसमें 40% सरकार और 60% निजी प्रवर्तक देती है। यह मॉडल केवल आईटी क्षेत्र के लिए होगा, क्या होगा? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर। ऐसे मॉडल में सरकार की परियोजना का लागत 40% ऐसा रहती है, जबकि 60% निजी क्षेत्र द्वारा जुटाया जाता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 स्विस बैंक विधि का जो के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। 14 बोले कि देखते हैं इसको 14 को। में है ये सार्वजनिक खरीद निविदा जो कि एक विशेष पद्धति होगी। पहली बात, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सार्वजनिक खरीद और निविदा की एक विधि है, एकदम सही बात है। दूसरा, इसका प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में नवाचार और तेजी करना और निवेश के मौके पर प्रोत्साहित करना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि नवाचार को प्रोत्साहित करना और लोगों को निजी निवेश में भी प्रोत्साहन करना। दोनों बातें सही है। इस प्रक्रिया में यदि कोई नया बोलीदाता मूल प्रस्तावक से बेहतर प्रस्ताव देता है तो मूल प्रस्तावक उसे बेहतर प्रस्ताव की बराबरी का मौका दिया जाएगा। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि मूल प्रस्तावक को नए बोलीदाता के बेहतर प्रस्ताव की बराबरी का मौका दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तीनों बातें यहाँ पर एकदम फैक्चुअल पॉइंट थे, करेक्ट है तीनों। आगे आते क्वेश्चन 15, बुनियादी ढांचे लॉजिस्टिक संबंध में विचार करना है। पीएम गति शक्ति मिशन जो है उसमें विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पीएम गति शक्ति मंत्रालय ने इसके बीच समन्वय और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। यूएलआईपी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य केवल सड़क परिवहन डेटा को डिजिटल बनाना, ये बात गलत है, क्योंकि यूएलआईपी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सभी परिवहन माध्यम, सब परिवहन के कोई भी माध्यम हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ रोड या परिवहन हो। ठीक है, इसमें सिर्फ सड़क नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल डेटा जितने भी हैं यहाँ पर परिवहन के वो सबको सुगम और डिजिटल बनाएगा। तीसरा है, औद्योगिक गलियारे के तहत दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एनआईसीडीसी की प्रमुख परियोजना होगी। ये बात क्या है? दिल्ली मुंबई शामिल होगा या नहीं, आपको सोचना है, या कुछ और होगा यहाँ पर, या बेंगलोर और मुंबई या दिल्ली होगा। तो देखो ये बात करेक्ट है, सही है। मैं आपको घुमा रहा था कि शायद आप गलत कर दो ना, तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 15 का 1 और 3 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 16, संपत्ति मुद्रीकरण के बारे में विचार करना है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का लक्ष्य नई संपत्ति का निर्माण करना होगा। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? देखो 16 का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से 16 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, है ना, डाउट था थोड़ा सा, लेकिन गलत है, क्योंकि एमएनपी का लक्ष्य नई संपत्ति बनाना नहीं, बल्कि यहाँ पर पुरानी मौजूदा जो संपत्ति है उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्य निकालना, तो गलत हो जाएगी। इसके माध्यम से पुराने मौजूदा सरकारी संपत्तियों से धन जुटाया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि इसमें सरकार अपनी जो सड़कों, रेलवे लाइन और बिजली जो लाइन है उसका यहाँ पर स्वामित्व अपने पास रखती है और उन्हें एक निश्चित समय के लिए निजी क्षेत्र को किराए पर लीज पर देती है, ताकि यहाँ पर निवेश के लिए धन जुटाया जा सके। सिर्फ दूसरा करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के कोर सेक्टर के बारे में विचार करना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में इन 8 कोर उद्योग का एक निश्चित भारांश होता है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और जिनका भार कितना होता है? 40.2% के आसपास। सेकेंड बात है, प्राकृतिक गैस रिफाइनरी और सीमेंट इन 8 कोर के उद्योग का हिस्सा होंगे।
सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, जिसमें से कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, ये सब शामिल होंगे, ठीक है। सेकेंड बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, मतलब पहली बात भी सही है। तीसरा, कोयला और बिजली इस सूची में शामिल नहीं की गए हैं, ये बात गलत है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, कोयला बिजली सूची में शामिल है, महत्वपूर्ण हिस्से हैं इसके। 1 और 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 18, इंडस्ट्री 4.0 के बारे में क्वेश्चन फिर से आ गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और 3D प्रिंटिंग का उद्देश्य उद्योग में प्रमुख इंडस्ट्री 4.0 का आधार माना गया है। पहली बात 18 का पहला करेक्ट है, इससे यहाँ पर डेटा एक्सचेंज और स्मार्ट विनिर्माण पर आधारित होगा। ये भारत सरकार ने डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। सेकेंड बात क्या होगी, 18 का सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि बजट 2022 में डेटा केंद्रों को लेकर बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया था, जिससे इसे कम ब्याज दर पर ऋण मिलना आसान हो गया था। तीसरी बात है 5G तकनीकी का प्रभाव केवल दूरसंचार तकनीकी तक सीमित है और इसका औद्योगिक उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि 5G का औद्योगिक उत्पादन स्मार्ट जो फैक्ट्रीज होती हैं गहरा संबंध होता है उससे, और ये मशीन टू मशीन संचार के लिए रिमोट कंट्रोलिंग संभव बनाती है। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 कोविड-19 के बाद रिकवरी के संबंध में विचार करना है। वी शेप्ड रिकवरी कोविड-19 के बाद उद्योगों की तीव्र गिरावट से और फिर उतनी तीव्र की वापसी हुई है। पहली बात क्या होगी, 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर वी रिकवरी जो है आकार की रिकवरी, इसका अर्थ होता है कि जितनी तेजी से गिरावट आई थी उतनी तेजी से सुधार हुआ है। पहले बात करेक्ट है। सेकेंड, के शेप्ड ग्रोथ विभिन्न उद्योगों में सामाजिक वर्गों के बीच एक समान संतुलन बनाना या सुधार करना। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर के आकार की जो रिकवरी होती है इसके कुछ क्षेत्रों में जैसे कि IT, ठीक है, फार्मा कंपनी, उसमें तेजी से बढ़े हैं, जबकि यहाँ पर अन्य जैसे कि पर्यटन, असंगठित क्षेत्र ये काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं, और ये असमान सुधार है, समान सुधार नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाला, आपको नोट करके रखना है, गलत है, ठीक है। तीसरा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चीन के विकल्प के रूप में भारत की स्थिति, जो सप्लाई चेन जो रेजिलियंस है इसमें वैश्विक आपूर्ति जो चीन से विकल्प को लेकर भारत की स्थिति। तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है इनिशिएटिव SCRI, इसका हिस्सा है कौन, भारत, जिसका उद्देश्य है कि चीन पर निर्भरता को कम करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट होंगे। 19 का बी। क्वेश्चन 20 नंबर है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विचार करना है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में विचार करना है। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2047 तक 2047 तक भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रखा गया है। सेकेंड बात है नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड, जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड है, ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। सेकेंड बात भी क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है, और यह हरित बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना जाएगा, दोनों बात करेक्ट है। आंसर 20 का 1 और 2 करेक्ट है। 21 नंबर देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है 21। अर्थव्यवस्था में के शेप्ड ग्रोथ की प्रकृति में कौन सा संबंध सही है, इसके बारे में देखना है। देखो यहाँ पे हमने के शेप के बारे में आपको बताया भी था ऊपर 1-2 बात, ठीक है। कुछ बात यहाँ से देखते हैं। ये बोला ये स्थिति तब होती है जब अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से तेजी से बढ़ते हैं जबकि अन्य हिस्से में गिरावट रहते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, पहली बात सही, क्योंकि यहाँ पर क्या आकार की जो रिकवरी होती है तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था अलग अलग हिस्से में गति जुटाने में लगी रहती है ना, किसी हर क्षेत्र में अलग अलग गति बढ़ने को लेकर, सुधारने को लेकर, है ना, जैसे कि के अक्षर 2 भुजाएं होती हैं ऐसा, ठीक है, और एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ठीक है। तो IT फार्मा जो है और ई-कॉमर्स है ये किधर है, जबकि IT फार्मा जो ई-कॉमर्स है ऊपर की ओर जा रही है, आप लिख सकते हो ऐसे करके बना के IT और फार्मा कंपनी, और नीचे की ओर जो जा रही है इसमें आप लिखोगे पर्यटन और छोटे उद्योग असंगठित क्षेत्र, के ऐसे करके के वाला बनाओगे तो अच्छा सा आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता को भी दर्शाएगा। सेकेंड बात, ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये आर्थिक असमानता को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर अमीर और कुशल लोग जो डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हैं अधिक अमीर हो जाते हैं, जबकि दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी कर्ज में डूबे रहते हैं। सही बात है, समानता को नहीं दर्शाता, असमानता को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट बात है के शेप्ड के बारे में, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 सन्यासी विद्रोह को लेकर के क्वेश्चन है, हम लोग हिस्ट्री में आ गए ना, हाँ। सन्यासी विद्रोह के बारे में विचार करते हैं। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र बंगाल था। पहली बात
22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही है। बंगाल में 1770 में भीषण काल और अंग्रेजों के जो द्वारा तीर्थ यात्रा जो कर लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, तीर्थ यात्रा पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसके कारण ये विद्रोह भड़का गया था। सेकेंड, मजनूम शाह और देवी चौधरी इस विद्रोह की प्रमुख नेता थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। तीसरा बोला कि बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ का जुड़ाव इसी विद्रोह से होगा, ये इसी विद्रोह से था। तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह का वर्णन किया है और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया था। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन 23 पाइक और अहोम विद्रोह के बारे में विचार करना है। पाइक और अहोम विद्रोह के संबंध में विचार करते हैं, देखते हैं। 23 का पहला, पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था जिसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। तो क्या होगा 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कोंवर के द्वारा किया गया था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 1828 में असम के अहोम वंश में गोमधर कोंवर ने अंग्रेजों को उनके जो क्षेत्र थे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का विरोध में विद्रोह किया था। तीसरी बात है, अहोम विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की मांग हाल के वर्षों में चर्चा में रही थी। तीसरी बात ये भी गलत हो जाएगी, सही नहीं है, ध्यान रखना है। उड़ीसा सरकार ने पाइक विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की मांग की थी, ना कि अहोम विद्रोह को। ये बात गलत हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना किसका किसका सही हुआ अगर पाइक विद्रोह पढ़ा होगा तो, है ना। वैसे यहाँ पर डाउट होगा बहुत लोगों को, तो सही डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करेंगे तो ना। 1 2 करेक्ट है, आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नागरिक विद्रोह और उनके क्षेत्र के बारे में विचार करना है। विद्रोह और उनके क्षेत्र में पहली बात है, इसमें बोला है रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट, चित्तौड़ सिंह। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात 24 का आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, रामोसी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट और अहोम असम, ये वाली है सही है। तीसरा पाइक विद्रोह बंगाल, पाइक विद्रोह यहाँ पर जो है ये बंगाल नहीं होगा, उड़ीसा में हुआ था, बंगाल में नहीं। बंगाल में चौर और सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध थे। ओनली 1 2 करेक्ट है। 25 नंबर है 25, आदिवासी विद्रोह के संबंध में विचार करना है। संथाल हुल का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। 25वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड, कोल विद्रोह का संबंध बुद्ध भगत से था या बुद्ध भगत से है। सेकेंड बात क्या होगी, ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, तीसरी बात है, मुंडा उलन का नेतृत्व तीरथ सिंह मेघालय में किया था। ये भी बात क्या हो जाएगी, इसकी गलत हो जाएगी, सही नहीं है। 1 2 करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा, तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर मुंडा उलन जो है इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर झारखंड में किया था और तीरथ सिंह ने मेघालय में खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 26, 1857 के विद्रोह के कारण में कौन सा कथन सही होगा। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत में एक प्रमुख राजनीतिक कारण था। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने सतारा, झांसी, नागपुर जिससे राज्य को हड़प लिया था, जिससे क्या हुआ, राजाओं ने भारी रोष था। सेकेंड बात है, भारी लगान और दस्तकारी विनाश विद्रोह के आर्थिक कारण थे। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भूराजस्व और इंग्लैंड से आने वाली मशीन कपड़ों के भारत में व्यापारिक बुनकर और दस्तकारों में बेरोजगार कर दिया था। तीसरी बात, एनफील्ड राइफल का मुद्रा विद्रोह तत्कालिक कारण बना था। तीसरी बात ये भी करेक्ट है क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसलिए तीसरा करेक्ट है क्योंकि एनफील्ड राइफल कारतूस गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी उसमें अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम सैनिक में धार्मिक अफवाहों को भड़का दिया था। 1 2 3 करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन 27 है, बंगाल के किसान आंदोलन के संबंध में विचार करना है। पागलपंथी और फराजी आंदोलन बंगाल क्षेत्र से संबंधित थे। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बोला है कि नील विद्रोह 1867 के प्रमुख नेता दिगंबर और विष्णु विश्वास थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है जिसका जो 1859-60 का नील विद्रोह सफल था जिसका नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास ने नदिया जिले में बंगाल में किया था। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा है, नील विद्रोह की शुरुआत 1857 के विद्रोह से ठीक पहले हुई थी। ये भी बात क्या है, गलत हो जाएगी तीसरी, क्योंकि यहाँ पर जो नील विद्रोह 1857 में विद्रोह के ठीक बाद 1859 में हुआ था, 1859 में, पहले नहीं हुआ था। 1 2 करेक्ट है। आंसर 27 का एक और 2 28।
क्षेत्र और विद्रोह के मिलान करना है। चलो मैच करते हैं, देखते हैं 28 में। पहली बात है, ये बोला है भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दमिन ए कोह कहलाता था, जो संथालों में निवास का स्थान था। सही बात है, एरिया लिख लो जो मैंने एरिया बताया आपको, ठीक है। सेकंड बात है छोटा नागपुर मुंडा उलगुलान। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, मुंडा उलगुलान जनजाति मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार से सक्रिय थी, ये बात सही है। तीसरा मेघालय खासी विद्रोह, ये क्या होगा, ये बात करेक्ट है। 1829 से 23 के बीच में मेघालय की पहाड़ी में तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये 1 2 3 तीनों यहाँ से सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह के बारे में धार्मिक राजनीतिक धार्मिक सामाजिक जो कारण थे उसके बारे में विचार करना है। 29 में देखते हैं, सती प्रथा निषेध कानून का समर्थन जनता ने व्यापक रूप से किया था। 29 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है, गलत है, करेक्ट नहीं है, पहले बात गलत है। क्यों, क्योंकि देखो इसलिए गलत है क्योंकि सती प्रथा निषेध 1829 में जैसे कानून का रूढ़िवादी भारतीय जनता के विरोध किया था, क्योंकि लगा था कि अंग्रेज उनके धर्म का हस्तक्षेप कर रहे हैं। पहली बात गलत है। सेकंड, विधवा विवाह प्रोत्साहन देना विद्रोह के कारणों में से एक था, सही बात है, करेक्ट है। धार्मिक हस्तक्षेप की आशंका ने सैनिकों में असंतोष पैदा किया था, ये बात भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, बी यहाँ से आंसर होगा, बी मतलब 2 और 3 सही आंसर है। क्वेश्चन 30 नंबर है, संथाल विद्रोह, संथाल जो रिबेलियन है उसके बारे में विचार करना है। ये विद्रोह 1855-56 के दौरान हुआ था, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। तो 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। और ये विद्रोह ठीक पहले सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह था और राजमहल की पहाड़ी के बाहरी लोगों में, जिन्हें दिकू कहते थे, उनके लिए यहाँ पर शोषण के खिलाफ एक संगठित युद्ध था ये, ठीक है, सही बात है। तीसरा, सिद्धूर कानून इस विद्रोह के प्रमुख 2 स्तंभ थे, ये बात सही है, ये गलत है, सोचो। तीसरी बात जो यहाँ से है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बता रहे सिद्धू कानून की घोषणा की थी, ये बात करेक्ट हो जाएगी, उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद भी प्राप्त बताया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 सभी बात करेक्ट है। 31, आंदोलन की प्रकृति के बारे में विचार करना है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक आदिवासी विद्रोह था। 31 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ऐसे करेक्ट है, क्योंकि बिरसा मुंडा का आंदोलन 1899 1899 और 1900 के बीच में 1900 के बीच में एक शुद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसे उलगुलान या महान जो हलचल बोल सकते हो वो कहा जा सकता था। ये जल जंगल और जमीन के आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने को लेकर किया गया था। फराजी आंदोलन एक किसान आंदोलन इस श्रेणी में आता था, सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, 1857 का विद्रोह केवल आर्थिक कारणों के लिए प्रेरित था, ये बात गलत है, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह है केवल आर्थिक कारणों के नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक विलय नीति, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप और सैन्य कारतूस जो मुद्दे थे उसको लेकर के जटिल कारण के साथ सक्रिय था। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना, ये नहीं देखना कि हाँ तीसरा माइंड लगाना, तीसरा सही चौथा सही है, अगर तीसरा गलत हो रहा है तो तीसरे सब गलत हो रहे हैं, ये नहीं सोचना है। वो पकड़ो आप, इस पर कॉन्सेप्ट पकड़ो क्या होगा, ठीक है। यहाँ गलत हो जाए चलेगा, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। 32, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों के बारे में विचार करना है। विद्रोह का स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत और पंजाब शांत रहे थे। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक सीमित था। दक्षिण भारत में पंजाब, सिंध और राजपूताना के अधिकांश हिस्से इससे अछूते रहे थे और अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। पहली बात करेक्ट है। सेकंड है, शिक्षित मध्यम वर्ग ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शिक्षित मध्यम वर्ग ने बुद्धिजीवियों ने इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी थी। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकीकरण करेंगे, जबकि विद्रोही पुरानी व्यवस्था वापस लाना चाहते थे। सेकंड बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। तीसरा, विद्रोही के पास आधुनिक हथियारों और संसाधनों का अभाव था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर विद्रोही के पास तलवारें और भाले जैसे पुराने हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक एनफील्ड राइफल और त्वरित संचार के लिए एक टेलीग्राफ सेवा थी, टेलीग्राफ सेवा थी, ठीक है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणामों के बारे में कौन सा कथन सही होगा। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 250 से अधिक प्रशासनिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया था और कंपनी अब केवल एक व्यापारिक इकाई भी
नहीं रही थी। सेकेंड बात है, भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन था या अधीन गया था। क्या होगी बात? करेक्ट है, क्योंकि भारत का शासन अब लंदन में बैठे भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से सीधी महारानी क्राउन के नाम पर चलाया जाने लगा था। दोनों बातें सही है, आंसर सी। 34 नंबर है, विद्रोह के पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहला बोला गवर्नर जनरल के पद अब वायसराय के नाम से जाने लगे थे। पहली बात। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वायसराय का अर्थ क्राउन का सीधा प्रतिनिधि भारत के भीतर उसी गवर्नर जनरल और क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कहा जाने लगा था। सेकेंड बात है, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे और 1858 के कानून के बाद ही वह भारत के पहले वायसराय थे। 1, 2 दोनों करेक्ट हैं। 35 पील कमीशन और सेना के पुनर्गठन के बारे में विचार करना है। इसके तहत सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में अनुपात में वृद्धि की गई थी। पहली बात। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि विद्रोह के बाद सेना में यूरोपीय शक्तियों का अनुपात बढ़ाया गया था और बंगाल में 1:2 और मद्रास बंबई को लेकर के 2:5 का अनुपात रखा गया था, ताकि भविष्य में कोई भी सैन्य विद्रोह ना हो सके। पहली बात हो जाएगी 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में बांटो और राजकारों की नीति को बढ़ावा दिया था। सेकंड बात क्या होगी? 35 का सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि सेना में रेजिमेंटों को, जो रेजिमेंट थे उनमें जाति, धर्म, समुदाय जैसे सिख हो गए, ठीक है, गोरख हो गए, गोरखा, पठान हो गए, उनके आधार पर विभाजित किया जाता था, ताकि उनमें एकता की भावना न पनप सके। ठीक है, आपसे बोलेगा एकता की भावना पनप सके, ये गलत हो जाएगा, एकता की भावना ना पनप सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और दो दोनों करेक्ट है। बातों को समझो कर क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही पूछेगा यूपीएससी, याद रखना है आपको, चीजों से देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों के संबंध में विचार करना है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों का भविष्य में विलय न करने का आश्वासन दिया था। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, व्यवगत का सिद्धांत जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, क्योंकि यहाँ पर महारानी ने जो उद्घोषणा की थी कि उद्घोषणा के तहत यहाँ पर जो व्यवगत का सिद्धांत था समाप्त कर दिया गया था और राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया था। ठीक है, 1, 2 दोनों करेक्ट है। सी। 37 है। 1857 के विद्रोह के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में तत्कालीन शिक्षित भारतीयों को विद्रोह का पूर्ण उत्साह के साथ समर्थन किया था। पहली बात 37 का गलत है, क्योंकि शिक्षित भारतीय ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, बल्कि वे इसे एक प्रतिक्रियावादी पुराने जो ख्यालात हैं उसमें ढाला था, है ना, जैसे आंदोलन मामले में आंदोलन मानते थे। तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, शिक्षित भारतीयों को मानना था कि ये विद्रोह आधुनिक नहीं बल्कि पिछड़ी और पुरानी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा। 38, 1857 के विद्रोह की विशेषताओं के बारे में विचार करना है। इस विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव देखा गया था। क्या होगा बताना स्टेटमेंट आपको इसका। ये बात गलत है। 1857 का विद्रोह सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि अभूतपूर्व मुस्लिम एकता थी। दोनों समुदाय सैनिक ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट भी चुना था। सेकेंड बात है, दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लिखी थी और इस विद्रोह का वर्णन किया है उसमें। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि जो वी डी सावरकर ने 1909 में अपनी पुस्तक लिखकर इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से बजाय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। उन्हें 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी सही होगा। उनतालीस नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के परिणाम की प्रकृति के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? विद्रोह के बाद रियासतों को यह आश्वासन मिला कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बुद्धिजीवी के वर्ग ने इसे पिछड़ा आंदोलन मानकर इससे दूरी बनाए रखी थी। पहली बात सही है। दूसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, सावरकर की पुस्तक ने विद्रोह को एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पहचान दी थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है।
आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन 40 नंबर है। 1857 के विद्रोह के स्वरूप और परिणाम के संबंध में विचार करना है। पील कमीशन का गठन विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक में इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता प्रथम युद्ध कहा था। इसमें सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ से इस विद्रोह के तुरंत बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटेन क्राउन के हाथ में चला गया था। ये बात सही है, गलत से सोचो आप। दो बातें करेक्ट, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर 1 2 और 3 सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 40 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए, कल के जो डेली टारगेट थे उससे। ठीक है, टारगेट आपको अच्छे से करते जाना है पूरे, और उनके क्वेश्चन तो मैं आपको कराता ही चलता हूँ। ठीक है, टारगेट मतलब एक एक चीज़ की टॉपिक के लेकर के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ मैं। और आज मैंने जो डे नंबर 25 है, हाँ डे 25 जो मैंने आज कराया वो क्या है, वो है डे नंबर 16 और 24 का पूरा रिवीजन है डे 25। ठीक है, तो डे 25 में आपको आज पूरा दिन रिवीजन करना है, चीज़ों को करना है, और एमसीक्यूज में आपको बीच बीच में कोशिश करूँगा देता रहूँगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और टारगेट आपको टेलीग्राम पर स्क्रॉल करोगे तो सब आपको एक एक करके टारगेट सब मिलते जाएंगे, इनको पूरा करना है आपको। ठीक है, एक रिवीजन का टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन करना, पढ़ते ही जा रहे हैं पढ़ते जा, सब पीछे भूल जाएंगे हम लोग, है ना। तो इस वजह से क्या चीज़ों को रिवीजन भी करते रहो। राइट, जुड़ सकते हो सुबह जो हम लोग टारगेट किया उससे जुड़ो। अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो और फायदा मिलेगा आपको। ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, सर्च करो टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, आपको चैनल मिलेगा, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, कुछ डाउट है नीचे कमेंट में पूछो क्या। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।